मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि सफलता एक दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। कैसे हो आप सब दोस्तों? मैं पवन सिकरोदिया स्वागत करता हूं आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि हम मेवाड़ इतिहास पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत, और मेवाड़ रियासत में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम एक ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसको राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में जाना जाता है। उस महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने वाले हैं हम विद्यार्थियों। जल्दी से जुड़ जाइए सभी। पिछली क्लास में हमने उदय सिंह के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रताप के बारे में देखें तो प्रताप एक ऐसा शासक है विद्यार्थियों जिसके बारे में युद्ध क्षेत्र तो उसका महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा उसकी सामान्य जानकारी तक पूछ ली जाती है। कुछ ऐसे शासक हैं जिनके माता पिता के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको न केवल युद्ध क्षेत्र पढ़ना है महाराणा प्रताप का, अपितु उससे संबंधित छोटी छोटी बातें भी आपको पढ़नी है। देखा होगा एग्जाम्स में, छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी एग्जाम हो, आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, सबका फेवरेट है महाराणा प्रताप। तो इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। और मैं ये कहूँ कि जो मेंस एग्जाम होती हैं उनमें तो महाराणा प्रताप से संबंधित एक आध क्वेश्चन हर बार आता है। तो एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अगर बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए पढ़ने जा रहे हैं आज हम। चलिए स्टार्ट करें विद्यार्थियों वीडियो। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं महाराणा प्रताप के सामान्य परिचय के ऊपर। तो सामान्य परिचय में देखें हम कि जो महाराणा प्रताप था कब से कब तक इनका शासनकाल रहा, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो 1572 से लेकर 1597 तक, 1572 से लेकर 1597 तक, तो यानी कि 25 वर्ष का शासनकाल रहा। एक बार तो यही पूछा गया था एग्जाम में, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया। अब विद्यार्थियों अगर आप किसी को पता है कि 1572 से 97, तो फिर आप निकाल सकते हो। तो 25 97 में से 72 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। तो ये 25 वर्ष शासन किसने किया था? महाराणा प्रताप ने। और आगे बात करें, देखिए महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम हम देखें कि जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का 9 मई 1540। 9 मई 1540 को हुआ था। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ये तिथि न दे करके विक्रम संमति तिथि दे दी जाती है। और विक्रम संमत के अनुसार देखें, जो चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाले जो महीने हैं उनके अनुसार देखें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। शुरुआत की हमने कि जन्म अगर हम देखें तो 9 मई 1540 ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो ये है, जो आप कैलेंडर के बारे में आप जानते हो, जिसको आप देखते हो, जिसके अनुसार आप अपनी तिथि निकालते हो, वो तो ये है। अगला जो पुराना कैलेंडर चल रहा है विक्रम संमत का, जिसके अनुसार हम हिंदुओं के जो जितने भी त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं, वो विक्रम संमत के अनुसार मनाए जाते हैं। और विक्रम संमत की मैं बात करूं तो उसकी तिथि कौन सी है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तो इसके अनुसार ही राजस्थान, या फिर मैं कहूं और ये जो राजपूत लोग हैं वो जयंती मनाते हैं महाराणा प्रताप की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। आगे बढ़े, जो जन्म हुआ था वो कौन से स्थान पे हुआ था? तो वो स्थान था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पड़ता है मित्रों? राजसमंद में। ये हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम इसका, कुंभलगढ़ राजसमंद। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। तो वो कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग है जिसको कहा जाता है कटारगढ़। तो कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग है कटारगढ़। और कटारगढ़ हालांकि सबसे जो ऊंचा स्थान है कुंभलगढ़ का वो कटारगढ़ ही है। और कटारगढ़ के अंदर का जो महल बना हुआ है वो महल है बादल महल। बादल महल के अंतर्गत जन्म होता है किसका? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़। अगर कुंभलगढ़ ऑप्शन में तो कुंभलगढ़, नहीं तो कटारगढ़, और महल आए तो बादल महल के अंतर्गत महाराणा प्रताप का जन्म होता है। थोड़े बहुत और देखें कि पिता का नाम क्या था। पिता का नाम अभी हमने देखा ही था कि महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। माता का नाम जयवंताबाई। जयवंताबाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा की पुत्री, अखेराज सोनगरा की पुत्री। पाली के थे अखेराज सोनगरा। पत्नी, इनका जो विवाह हुआ था, यानी जो प्रमुख विवाह हुआ था वो हुआ था अजबदे के साथ। अजबदे कौन? बिजौलिया के शासक, बिजौलिया के जो सामंत थे उनकी पुत्री थी, रामरख पवार की पुत्री।
और बिजौलिया मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। श्रेणियां बताई थी आपको, ए श्रेणी बी श्रेणी। तो ए श्रेणी के 16 ठिकाने थे, उनमें से एक था बिजौलिया। बिजौलिया ए श्रेणी का ठिकाना था और रामरख पवार की पुत्री थी अजबदेव, ये इनकी प्रमुख पत्नी थी। आगे बात करें, इनका जो बचपन का नाम था वो था कीका। अच्छा, कीका इसको भील बुलाते थे, भील, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे ये बचपन में भीलों के साथ भी खेला करते थे। यानी कि मेवाड़ जो इलाका है ये आदिवासी क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पे भील जनजाति काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिलती है। तो महाराणा प्रताप भीलों के साथ जंगलों में चले जाया करते थे, उनके साथ खेलने वगैरह जब छोटे थे। तो भील जो लोग हैं वो प्यार से छोटे बच्चों को कीका बुलाते हैं। तो महाराणा प्रताप भी छोटे थे तो इनको कीका कीका बुलाने लगे, और धीरे धीरे जब एक नाम को लगातार रिपीट करते हैं तो वो अपना नाम फेमस हो जाता है। तो महाराणा प्रताप का नाम बचपन का क्या पड़ गया? कीका। तो कीका किसका नाम है? महाराणा प्रताप का। आगे मैं बात करूं कि अब इसका राज्याभिषेक कब हुआ। राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक जो हुआ था इनका वो हुआ था 28 फरवरी 1572। अच्छा, हमने बात की थी उदय सिंह की। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की जब मृत्यु होती है तो उदय सिंह अपना उत्तराधिकारी किसको बना जाते हैं? जगमाल को। भाई पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है विद्यार्थियों तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको अगली वीडियो यानी इस वीडियो में अच्छा समझ में आए। अभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद में आप उस वीडियो को देखें। अगर आप पहले से इस वीडियो को देख रहे हो पहली बार तो आप पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पे आए, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। चलिए, तो उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी बनाया जगमाल को, और जगमाल को जनता ने स्वीकार नहीं किया। जितने भी सामंत थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सेनापति वगैरह सब खिलाफ थे जगमाल के, क्योंकि बड़ा पुत्र था प्रताप और योग्य पुत्र था प्रताप। राजा किसको बनना चाहिए? प्रताप को, लेकिन बना किसको दिया? जगमाल को। तो जगमाल के सारे लोग खिलाफ थे। तो क्या करते हैं, इधर तो राज्याभिषेक हुआ किसका? जगमाल का। और उधर गोगुंदा में जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहीं पर गोगुंदा में अंतिम संस्कार होता है उदय सिंह का। उदय सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो गोगुंदा में होता है, और गोगुंदा में ही वहां के जो सरदार थे उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। तो पहला जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ था गोगुंदा में। बाद में गोगुंदा से चलकर जब कुंभलगढ़ आते हैं, क्योंकि उस समय चित्तौड़ राजधानी नहीं हुआ करती थी। हमने पढ़ा था 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया था और चित्तौड़ अकबर के अधीन हो गया था। तो उधर गोगुंदा के बाद जब कुंभलगढ़ आते हैं तो कुंभलगढ़ में विधिवत रूप से जगमाल को हटा दिया जाता है। वहां से जगमाल को गद्दी से हटाया और जगमाल को हटाकर किसको बैठा दिया गया? प्रताप को बैठा दिया गया। तो अब महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठ जाते हैं और कुंभलगढ़ में इनका समारोह होता है, इन आयोजन करते हैं, भव्य राज्याभिषेक समारोह करते हैं। वो होता है कहां पर? कुंभलगढ़ में। इसमें यह भी ध्यान रखना कि मारवाड़ के रावचंद्र सेन उपस्थित हुए। जो राज्याभिषेक समारोह था उसमें कौन उपस्थित थे? मारवाड़ के रावचंद्र सेन। तो मारवाड़ के रावचंद्र सेन उपस्थित थे यहाँ पर। तो ये हो गया प्रताप का राज्याभिषेक। आगे बढ़े मित्रों, ठीक है, चलिए। अच्छा, जब राज्याभिषेक हुआ तो उस समय जो तलवार बांधी थी वो बांधी थी कृष्णदास चुंडावत ने। चुंडावतों का हमने पढ़ा था, चुंडा पढ़ते आ रहे हैं हम। तो कृष्णदास चुंडावत ने क्या बांधी? तलवार। कुछ और प्रमुख बातें देखें प्रताप से संबंधित कि इनके घोड़े का नाम क्या था। घोड़े का नाम था चेतक। कई बार इसको चेटक भी बोल दिया जाता है, कुछ जगह चेटक मिल जाता है। तो चेतक और चेटक एक ही बात है। अंग्रेजी में देखें तो इस तरह का मिलता है। कुछ लोग इसका अनुसरण चेतक बोल देते, कुछ लोग चेटक बोल देते। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, CHETAK, चेतक चेटक जो भी है। आगे देखें तो ये इनके घोड़े का नाम। अच्छा, घोड़े की भी आपने मैं कहूँ कि छोटी किताबों में आप पढ़ते आए हो घोड़े के बारे में। घोड़ा बड़ा ही स्वाभिमानी, ये कहूँ कि स्वामी भक्त, अपने स्वामी की हर बात मानने वाला। और शायद ही ऐसी जोड़ी अगर मिल जाए, एक सवार को उसके जैसी ये कहूँ कि मैं सवारी मिल जाए, या एक मैं ऐसे कहूँ कि किसी सेनापति के लिए उसका अश्व है वो उसके जैसा मिल जाए, जैसा वो चाहे, तो फिर तो युद्ध में
पवारा हो जाए। इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं, जब ये घोड़ा था इनका चेतक, एक व्यापारी आया था मेवाड़ में घोड़ा बेचने मेवाड़ में जब व्यापारी आया तो उसके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था केटक। इसका नाम था चेतक और उसका नाम था केटक। तो केटक नाम का एक घोड़ा था, वो आया उसको बेचने, और घोड़े को बेच रहा था तो वहाँ पे अपनी वो घोड़े की खूबियाँ बता रहा था। उधर प्रताप वहाँ से गुजर रहे थे, तो प्रताप ने सुना और वो बोल रहा था व्यापारी कि ये जो घोड़ा है ये स्वामी भक्ति निभाता है पूरी तरह से मरते दम तक, और ये भी कहा था उसने कि ये जो है घोड़ा ये अपना स्वामी जीवन में 2 ही बार बनाता है, मतलब अपना जो मालिक है वो 2 बार बनाता है। एक मालिक तो इसका मैं हूं और एक और बनाएगा, और ये उसको बनाएगा जिसको मैं इसे बेचूंगा। प्रताप को लगा है ये कैसी बात है, मतलब इतनी स्वामी भक्ति मानने वाला, इतनी आज्ञाकारी। प्रताप ने कहा कि चलो इसकी परीक्षा ही ले ले। वो आए, जैसे व्यापारी ने देखा कि कुंवर साहब आ रहे हैं, तो उस समय कुंवर ही थे, यानी उस समय राजा जो थे वो उदय सिंह हुआ करते थे, प्रताप कुंवर थे, तो राजकुमार थे। तो राजकुमार आए तो उस समय जब देखा तो व्यापारी कहने लगा कि बोलिए राजकुमार जी क्या। तो प्रताप ने कहा कि मैं इस घोड़े को की परीक्षा लेना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई में ये अपना मालिक, अपना स्वामी 2 ही बार चुनता है। उसने कहा जी बिल्कुल सही है, ये 2 ही बार चुनता है, और एक बार तो इसने चुन लिया है मुझे और एक और चुनेगा। प्रताप ने कहा चलो इसको देख ही लेते। तो प्रताप ने क्या किया, उसके आगे के जो पैर थे, पैर जो थे उनके, वो पैर रस्सी से बंधवा दिए, बिल्कुल बहुत टाइट रस्सी से पैर बंधवा दिए कि अब घोड़ा खोल नहीं सके पैरों को। और उधर प्रताप दूर खड़ा हो गया और अब उस व्यापारी से कहा कि अब तू इससे बोल कि मैं इसका स्वामी हूं। व्यापारी ने वैसे ही किया और उससे कहा कि अब तेरा दूसरा स्वामी ये प्रताप है, ये राजकुमार जो दिख रहे हैं ये तुम्हारे दूसरे स्वामी हैं, अब इससे बोल कि तू उनके पास जा। इस तरह से जब घोड़े को कहा गया और घोड़ा ने गर्दन हिलाई अपनी, और जब जैसे ही वो जाता है, पैर बंधे हुए थे कैसे जाए, लेकिन उस घोड़े की स्वामी भक्ति देखो कि वो गया और रस्सी को इस तरह से उसने जोर लगाया, खींचा पैरों को। उसके आगे के जो पैर थे वो नाखून के जो जितना एरिया था उसके जो पैर थे वो नाखूनों के साथ में पैर खुसक गए उसके, और रिगड़ता प्रताप के पास पहुंचा। और लेकिन बाद में ऐसा कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है केटक की। प्रताप बड़ा, ये कहूँ कि मैं एक तरह से आंखों में आंसू से आ गए थे प्रताप के उस स्वामी भक्ति को देखकर कि क्या ऐसे भी घोड़े होते हैं जो स्वामी भक्ति के लिए, स्वामी के लिए अपनी प्राण दे देते हैं। प्रताप को लगा कि अब तो ऐसा ही अगर कोई घोड़ा मिल जाए मुझे, तो मेरा ये कहूं कि मैं उसको तो अपने पास रख लूं। हुआ यूं ही, प्रताप ने कहा कि क्या इसका कोई और भाई नहीं है, क्या ऐसा ही कोई घोड़ा हो, मुझे ऐसा ही चाहिए। ये कहते कि उसने कहा कि हाँ इसका एक भाई और है, इसका सहोदर है एक, वो है आप। तो उसने कहा प्रताप ने कि मुझे वो चाहिए, और उसका नाम था फिर चेतक। तो चेतक को बिना किसी परीक्षा के प्रताप ने अपने पास रख लिया, और रखने का नतीजा आप सब जानते हो, आगे हम पढ़ने वाले हैं चेतक के बारे में। चेतक के बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो ये चेतक था। यहाँ तक ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें तो प्रताप के जो हाथी थे, हाथी का नाम था एक तो रामप्रसाद के बारे में ये कहते हैं कि रामप्रसाद ये वही हाथी है जिसको अकबर बाद में पकड़ के ले जाएगा और इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देगा। हल्दी घाटी युद्ध में इन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, तो इसी का नाम बदल के क्या करेगा, पीर प्रसाद। इस पे और चर्चा करेंगे हम। एक हाथी का नाम था लूना, तो एक का नाम था रामप्रसाद, एक का नाम था लूना। तो ये महाराणा प्रताप के 2 हाथी। अच्छा, अब मैं उपनामों की चर्चा कर लेता हूं कुछ कि महाराणा प्रताप के कौन कौन से और उपनामों से उनको जाना जाता है। बचपन का नाम हमने देखा कीका, अब इनको क्या कहा जाता है। बहुत सारी ख्यातियां प्राप्त की हैं महाराणा प्रताप ने, जितनी तारीफ करें, जितनी उनकी बातें करें उतनी ही कम है। देखें, इनको कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर। आगे चर्चा करेंगे हम, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था इन्होंने,
और इसीलिए इनको कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी आज भी महाराणा प्रताप की मिट्टी मिट्टी में महाराणा प्रताप बसे हुए हैं। वहाँ के लोगों में, वहाँ के जितने भी लोग वासी हैं, वो सब महाराणा प्रताप की जय जयकार करते हैं। उस मिट्टी से आज भी महाराणा प्रताप की आवाज़ गूंज उठती है। तो वो थे महाराणा प्रताप, जिनको हल्दी घाटी के शेर के नाम से जाना जाता है। तो हल्दी घाटी के शेर कौन? महाराणा प्रताप। दूसरा, मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? महाराणा प्रताप को जाना जाता है। हिंदुआ सूरज, हिंदुओं का सूरज, हिंदुओं का सूरज किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। हमने पढ़ा था मेवाड़ के शासक अपने आप को हिंदुआ सूरज मानते हैं। हालांकि कई शासक हम देखते हैं कि हिंदुआ सूरज मानते हैं। जो हिंदुओं का सूरज उदय रखते हैं, हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, उनको हम हिंदुआ सूरज बोलते हैं। और मेवाड़ ने तो यही किया था। शुरुआत से देखते आ रहे हैं हम अपने धर्म को, हिंदू धर्म को ऊपर रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, मुस्लिम धर्म को आगे नहीं बढ़ने दिया, अकबर से लगातार टक्कर ली, न जाने कितने सारे युद्ध अकबर से लड़े। इसीलिए तो हिंदू का सूरज कहते हैं महाराणा प्रताप को। आगे पाथल। पाथल के बारे में हम आगे और जिक्र करेंगे। कन्हैयालाल सेठिया ने एक पुस्तक लिखी, बड़ी जोरदार पुस्तक, पीथल और पाथल। पीथल और पाथल। तो पीथल और पाथल नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें पीथल तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है, जिसे डिंगल का हेरोस कहा गया, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और अगला जो है पाथल, ये महाराणा प्रताप को कहा गया है। तो कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक पीथल और पाथल में महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है, इसलिए इसका एक उपनाम पाथल में मिलता है। वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, यह आपने नाम कई जगह सुना होगा कि महाराणा प्रताप को कहा जाता है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो वीर शिरोमणि की संज्ञा दी गई है इनको, महाराणा प्रताप को। तो वीर शिरोमणि किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। अब देखिए आगे, जब अकबर दिल्ली का शासक बना, उस समय 1556 का समय चल रहा था, यानी महाराणा प्रताप 72 में बनते हैं, ये 56 में बन गया। और 56 से 72 तक, 56 से लेकर 72 तक इसने क्या किया? कई सारी रियासतों को अपने अधीन कर लिया। कई सारी रियासतों को, कुछ को युद्ध से किया, कुछ को सुलह कुल से किया, किसी के साथ संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ऐसे न जाने करके उसने आसपास की सभी रियासतों को अपने अधीन कर लिया। बची तो थी मेवाड़, जिसको वो अधीन करना चाहता था, क्योंकि पहले चित्तौड़ पे कब्जा कर चुका था, लेकिन अब जो है वो पूरे मेवाड़ पे अधीन करना चाहता था। महाराणा प्रताप को अधीन करना चाहता था। महाराणा प्रताप को अधीन जब तक नहीं करेगा, तब तक अकबर को कहां शांति मिलने वाली थी। तो दिल्ली का उस समय का जो तत्कालीन शासक था, समकालीन शासक था प्रताप के, वो था अकबर। बाकी और रियासतों का इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं था। वो इसका कारण ये क्योंकि उन सभी रियासतों से अकबर ने संधि कर ली थी और अकबर के अधीन हो चुकी थी सभी रियासतें। तो बची जो रियासत थी, जो मुख्य रियासत बची थी, वो थी कौन सी? दिल्ली। यानी मैं बात करूं तो अकेला मुगल शासक था अकबर, जिसके साथ में प्रताप को युद्ध लड़ना था। हालांकि प्रताप का जन्म, ये कहते हैं कि हम प्रताप का जन्म 42 में हुआ था, 1542 में। प्रताप का जन्म 1540 में और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। तो अकबर जो थे प्रताप से 2 वर्ष छोटे थे। हालांकि ऐसा कहते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था, ये ज्यादातर क्या है, यही अपने राजपूत क्षेत्र में पले बड़े हैं। तो अकबर काफी कुछ जानते थे राजपूतों के बारे में। और बात करें तो इनकी जो विवाह हुआ था, अकबर का जो विवाह हुआ था, वो हम पढ़ते हैं कि आमेर की, भारमल के बारे में पढ़ते हैं। भारमल की पुत्री थी हरकुबाई, जिसके साथ में इनका विवाह हुआ था। तो वो जो था भारमल का विवाह, वो पहला राजपूत मुगल विवाह माना जाता है। तो अकबर का विवाह हरकुबाई के साथ, एक राजपूत रानी के साथ विवाह हुआ था। तो वहां से इनका काफी ज्यादा मतलब ये कहूं कि मैं संबंध है। तो राजपूतों के बारे में काफी कुछ जानते थे अकबर, इसीलिए उन्होंने कई रियासतों को अलग अलग तरीके से अपने अधीन कर लिया। अब बस्ती है तो झंडा जो बचता है वो तो मेवाड़ का बचता है। इस मेवाड़ के झंडे को कैसे अपने नीचे करें,
मुगलिया परचम को कैसे लहराए, मुगलिया परचम को कैसे उस मेवाड़ की धरती पर लहराए, उस भगवा रंग को कैसे हटाए, उस भगवा रंग को कैसे हटाए। अकबर सोचता है कि क्या करें। अकबर ने किया कि सबसे पहले ऐसा करते हैं कि शांति दूत भेजें, क्या पता प्रताप मान ही जाए। प्रताप को समझाने के लिए कि भाई तू अधीनता स्वीकार कर ले, आसपास के सभी राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार कर लिया, उसने शांति दूत भेजे। अकबर को लगा कि जब शांति यानी शांति वार्ता से बात बन रही है तो फिर युद्ध तो क्यों किया जाए। हुआ ही हुई, अकबर ने अपने शांति दूत भेजे और शांति दूत एक ने भेजे। शांति दूत सबसे पहले जो भेजा, अभी पढ़ेंगे हम, 4 शांति दूत भेजे। पहला जो शांति दूत भेजा वो जलाल खां कोरची भेजा, जलाल खां कोरची, और ये आया था जून 1572 में। जलाल खां कोरची प्रताप को समझाने आता है और प्रताप से मिलता है, प्रताप से कहता है कि संधि करने के क्या विचार है, अधीनता स्वीकार करने के क्या विचार हैं आपके। उसने कहा कि अधीनता तो हम आज स्वीकार करें ना कल स्वीकार करें, ना हम उससे संधि करें ना उसकी अधीनता स्वीकार करें। उसने कहा देख लो कुछ ऊपर नीचे हो जाए। उसने कहा कि एक बार जो कह दिया सो कह दिया, ना हम अधीनता स्वीकार करेंगे ना हम उसकी संधि करेंगे उसके साथ में। स्पष्ट शब्दों में जलाल खां कोरची से मना कर दिया। कोरची साहब जाते हैं अकबर से कहते हैं कि भाई मुझे तो सीधा सीधा ना मिलाए, अब आप देख लो क्या करना है। ठीक है, जलाल खां कोरची को लगा कि भाई ये तो मुस्लिम आदमी ठहरा, ये कुछ जानता नहीं है प्रताप के बारे में। अकबर को लगा यार कुछ ऐसा बंदा भेजना चाहिए जो उसको समझा सके, जो उसको समझता हो। अकबर सोचता है कि ये राजपूत है, प्रताप राजपूत है, तो क्यों ना किसी राजपूत को भेजा जाए। दूसरा, अकबर अभी अभी राजा बना है, नई एज है, 32 साल शासनकाल है, 32 वर्ष की आयु है, मतलब अभी राजा बना है और 32 वर्ष की आयु का है, तो कोई ना किसी यंग को भेजा जाए। और यंग कौन था उस समय? यंग था आमेर का राजकुमार मानसिंह। आमेर का राजकुमार मानसिंह, मानसिंह को भेजा कि मानसिंह को बुलाया। मानसिंह से कहा कि तू अपने राज्य आमेर कब का गया है। उन्होंने कहा कि सब शहंशाह बहुत दिन हो गए माँ आमेर गए तुम, वहाँ तेरा मन नहीं करता क्या आमेर जाने का? नहीं, सब करता तो है पर यहाँ भी तो काम है मेरा। शहंशाह ने बोला, अकबर कहता है कि चल तू घूम के आ, चला जा, तेरी छुट्टी यहाँ से, दरबार से तेरी छुट्टी कुछ दिनों की, तू जा और तू आराम से वहां पे रह। अच्छा, जाते जाते एक काम करना, उधर से जाता है ना तो मेवाड़ होके जाना और वो प्रताप को बोल के जाना कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, क्या रखा है, अन्यथा और जो रियासत है उसकी तरह तेरा भी राज्य छिन जाएगा। संधि वार्ता, अधीनता, ये सब अकबर ने उसे समझाया कि ऐसा कहते हुए चले जाना आप आमेर। ठीक है, महाराज मानसिंह ने कहा कि चलो चलते। मानसिंह आता है और मानसिंह 1573 में जून में आता है, वो भी जून में आया था। हालांकि अप्रैल में चलता है वहां से, मई में, अप्रैल मई में, तो जून तक वहां पे आ जाता है। तो जून में भेंट होती है इनकी। जून में आता है और जून में जब आया तो ऐसा कहते हैं कि उदय सागर झील की पाल पर, उदयपुर में उदय सागर झील की पाल पर मानसिंह इंतजार करते हैं कि महाराणा प्रताप आएंगे, महाराणा प्रताप आएंगे। उधर शाम का टाइम हो चुका था। शाम के समय मानसिंह के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाया। तो उस समय राजा महाराजा आया करते थे तो थोड़ा डिनर वगैरह हो जाया करता था, तो डिनर का प्लान बनाया। अब पहले क्या होता था कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था। जैसे राष्ट्रपति, किसी देश का राष्ट्रपति आ रहा है तो उसके साथ में भारत का राष्ट्रपति चला जाएगा, प्रधानमंत्री आ रहा है तो उसके साथ प्रधानमंत्री जाएगा, कोई विदेश मंत्री आ रहा है तो उसके साथ विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आ रहा है तो उसके साथ रक्षा मंत्री बात करेगा। ऐसे कुछ प्रोटोकॉल हुआ करता था। अब यहाँ का जो प्रोटोकॉल था, प्रताप को लगा कि ये तो आमेर का राजकुमार है, तो अगर राजकुमार ही जब मेरे से बात करने आया है तो मैं भी अपना राजकुमार भेज दूं। तो उस समय जो बड़ा पुत्र था प्रताप का वो था अमर सिंह। प्रताप ने अमर सिंह को भेज दिया। हम पढ़ेंगे आगे कि 1559 ईस्वी में
महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अमर सिंह का जन्म हुआ। तो अमर सिंह का जो जन्म था वो 1559 में हो चुका था। तो इसको लगा कि क्यों ना अमर सिंह को भेज दिया जाए। अमर सिंह को भेजता है, लेकिन उधर मान सिंह पहले से इंतजार कर रहा था और ऊपर से जब देखा कि प्रताप नहीं आया, अमर सिंह आया है भोजन के टाइम पे, मान सिंह को लगा कि इसमें मेरी थोड़ी बेइज्जती सी हो रही है। बेइज्जती थी क्योंकि उधर क्या है कि ऐसा कहते हैं कि उधर वो अकबर का दूत बन के आया था, अकबर की तरफ से आया था। तो उसको लगा था कि मैं इतने बड़े राजा की तरफ से आ रहा हूं और यहां पे राजा मेरे से मिलने तक नहीं आ रहा है। तो मान सिंह ऐसा कुछ सोच रहा था। उधर जो है प्रताप ये सोच रहा था कि राजकुमारी तो है, राजकुमार है तो राजकुमार को राजकुमार भेज दें, क्या दिक्कत है। बात नहीं बनी। आया मान सिंह पूछता है कि पिताजी कैसे नहीं आए, प्रताप के बारे में पूछता है। उधर अकबर जो है, अकबर ने पूरी तरह समझा के भेजा था उसको वार्ता करके। इधर जो है अमर सिंह से पूछता है मान सिंह कि पिताजी कैसे नहीं आए, पिताजी कैसे नहीं आए। अमर सिंह कहता है कि पिताजी के क्या है कि पेट में दर्द है, इस वजह से नहीं आए। अमर सिंह ने कह दिया मान सिंह को कि पिताजी इसलिए नहीं आए कि उनके पेट में दर्द है। मान सिंह पहले से ही गुस्से में लाल पीला हो रहा था। मान सिंह ने कहा कि मुझे पता है कैसा पेट दर्द है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अगली बार जब आऊँगा ना तो इस पेट दर्द की दवा लेके आऊँगा। और मान सिंह खड़ा होकर चल देता है वहाँ से, बना बगैर खाना वगैरह खाए, इस तरह से कि अगली बार जब आऊँगा तो इस पेट दर्द की दवा लेके आऊँगा। अमर सिंह को भी गुस्सा आ गया। जब मान सिंह गुस्सा हो रहा तो अमर सिंह गुस्सा, नया खून था अमर सिंह में। अमर सिंह ने कहा ठीक है आ जाना, और अगली बार जब तू आए तो मैं तुझे एक नसीहत देता हूँ, जब तू अगली बार आए तो अपने फूफा जी को जरूर साथ में लेके आना, मतलब अपने फूफा को साथ में लेके आना। हम पढ़ते हैं अकबर जो था मान सिंह का फूफा लगता था, क्योंकि हरकुबाई जो थी वो भुआ लगती थी। तो अपने फूफा को साथ में लेके आना, अकबर को साथ में लेके आना, ऐसे वाक्य बोल देता है कौन, अमर सिंह। तो अब इस बात को लेकर ये जो बहस हुई थी उदय सागर झील की पाल पे, इस बात को लेकर मान सिंह चला जाता है वापस। और मान सिंह चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में यही था कि इस मेवाड़ को तो पाठ पढ़ाना ही है, मेवाड़ को सबक सिखाना ही है। इसीलिए उसके दिमाग में बस यही बात गूंज रही थी कि मुझे कैसे भी करके मेवाड़ से बदला लेना है, प्रताप से बदला लेना है। आगे बढ़ते ये गया, आगे जाके कहता है वहाँ जाके कि अकबर पूछता है कि क्या रहा मान सिंह, क्या रहा, अधीनता का संधि का कुछ हुआ क्या। उन्होंने कहा साहब प्रताप मिला ही नहीं मेरे से, प्रताप ने मेरे से बात ही नहीं की। उन्हें क्यों, उन्हें लगा कि राजकुमार भेज दिया, मैं भेजा ही नहीं। प्रताप, अकबर को लगा कि मज़ा नहीं आया, मैंने मान सिंह को भेजा लेकिन मान सिंह आग बगोला होके आ गया, लेकिन प्रताप तो इससे मिला ही नहीं। उसको लगा कि यार राजा भेजना चाहिए, हमने राजकुमार भेज के गलती कर दी, हमने राजकुमार भेजा तो उसने भी राजकुमार बैठा दिया, क्यों ना आपकी बार राजा भेजें, राजा भेजे तो कम से कम बात तो करेगा। उधर मान सिंह आग बगुला हो रहा था कि नहीं उनको समझाने से कोई फायदा नहीं, उनके साथ युद्ध ही है। अकबर को लगा कि यार ये जून के महीने में आया है, गर्मी चल रही है, इसको थोड़ा ठंडा वगैरह पिलाओ, आराम करवाओ, और अब की बार अब हम नया भेज रहे हैं। और अब की बार जो आमेर का राजा था, मान सिंह का पिता भगवंत दास या भगवान दास भी बोलते हैं इसको, भगवान दास को भेज दिया सितंबर के महीने 1573 में। भगवान दास जाता है, भगवान दास से प्रताप मिलता है, भगवान दास समझाता है प्रताप को कि यार क्या लेना देना, तेरे सैनिक मारे जाएंगे, तुझे पता है उसकी सेना ज्यादा है, कर ले संधि, कर ले अधीनता स्वीकार, साथ रहेंगे, साथ कभी भी संकट आएगा तो साथ लड़ेंगे। लेकिन प्रताप ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं, और वो भी अकबर के छत्र के नीचे, अकबर के नीचे नहीं लड़ सकता, कभी संभव ही नहीं है, मैं इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह से वो बोल देता है। भगवान दास को लगा कि बहुत समझाने का प्रयास किया भगवान दास ने, पर नहीं मानता। अकबर ने जितना कहा भगवान दास को वो सब प्रयास कर लिए भगवान दास ने, लेकिन प्रताप टस से मस नहीं हुआ। फाइनली एक ही जवाब था, हम आज करें संधि न कल करें, अधीनता आज करें स्वीकार न कल करें, अगर करनी है तो अकबर कर ले हमारी अधीनता स्वीकार। भगवान दास को लगा कि नहीं भाई नहीं मानेगा, वापस चलने में भलाई है। भगवान दास वापस चला जाता है।
अकबर से जाके बोलता है कि भाई वो तो नहीं करे अधीनता स्वीकार। अकबर को लगा यार अब तो ये क्या करें। अकबर युद्ध नहीं चाहता था। अकबर ने कहा कि जब युद्ध बिना युद्ध से ही काम बन जाए तो क्यों युद्ध किया जाए। अकबर अब की बार अपने एक और अर्थशास्त्री, जो मैं ये कहूं कि हिसाब किताब में माहिर व्यक्ति, अपने नवरत्नों में से एक टोडरमल को भेजता है दिसंबर महीने में टोडरमल को भेजता है। टोडरमल जी आते हैं। टोडरमल जी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं और आते ही कहते हैं, प्रताप जी से मिलते हैं, नमस्ते होती है, चाय वगैरह पीते रहते हैं और बात करते हैं। टोडरमल कहता है कि मैं संधि प्रस्ताव लेके आया अकबर की तरफ से। प्रताप कहता है कि हम संधि नहीं करें। संधि करने का मतलब तो है अब आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे हो। प्रताप मना कर देता है कि मुझे संधि नहीं करनी और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं संधि नहीं करूंगा। टोडरमल कहता है कि अगर संधि नहीं करेगा तो अकबर युद्ध करेगा। उसने कहा, प्रताप कहता है हम युद्ध के लिए तैयार हैं पर हम संधि के लिए तैयार नहीं हैं। टोडरमल फिर उसको समझाता है। ऐसा कहते हैं कि टोडरमल ने पिछले अगले 10 वर्षों तक राजस्व का बारे में बताया, युद्ध के बारे में बताया, जितना भी नफा नुकसान था प्रताप का वो बताया, अकबर का नुकसान था वो बताया। अकबर का तो कुछ नुकसान ही नहीं था। अकबर के पास तो इतना था, धन भी ज्यादा था, सैन्य बल भी ज्यादा था। प्रताप को समझाया अगर तू युद्ध करेगा तो इसमें हानि तेरी है, इसमें तेरा घाटा, उसका कुछ नहीं जाता। लेकिन प्रताप के मन में एक ही जिद थी कि इस मुगलिया परचम के नीचे तो हम आज लड़े ना कल लड़े, उसकी संधि तो हम नहीं करें। संधि नहीं करनी चाहे कुछ भी हो जाए। टोडरमल जी भी खाली हाथ लौटना पड़ता है टोडरमल को। टोडरमल जी वापस चले जाते हैं। अकबर से जाके कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं माना, खूब समझाया पर नहीं माना। अच्छा देखो, इनके लिए किनका क्रम भी पूछा जाता है कि कौन कौन से क्रम में अकबर ने अपने दूत भेजे। तो इनके लिए आप ध्यान रखना, जमा भट्टो याद रह जाएगा विद्यार्थियों, जमा भट्टो। मैं नहीं भी बना सकता था क्योंकि ये पुरानी चलती आ रही है काफ़ी दिनों से और बच्चे लोग इसी को याद रखते हैं, तो मैंने चलो यही ठीक है। तो ये थोड़ा 1-2 बार बोलोगे आप। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा इसमें। जमा भट्टो ठीक है विद्यार्थियों। तो जैसे जलाल खां बन जाएगा, मां से मान सिंह बन जाएगा, भगवंत दास और टोडरमल। तो ये 4 थे, इनका क्रम भी आपको याद रह जाएगा, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, याद रह जाएगा। जब सारे पैतरे विफल हो गए अकबर के, तो अब तो एक ही विकल्प बचा बस, और वो था युद्ध का। कैसे भी करके अब तो युद्ध ही एक ऑप्शन था। क्या करें, युद्ध। अब तो युद्ध ही बचा है, और तो बचा ही क्या है। तो अकबर अब युद्ध के लिए घोषणा करता है कि अब एक युद्ध होगा और प्रताप के विरुद्ध एक भयंकर युद्ध होगा, इतिहास का एक निर्णायक युद्ध जो आज तक अभी तक नहीं हुआ, एक ऐसा युद्ध जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। उस युद्ध की एक रूपरेखा बनाई और उस युद्ध को नाम दिया हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने उस युद्ध की रूपरेखा बनाई और उसका नाम दिया हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने एक किला बनवाया था विद्यार्थियों, और उस किले को कहा जाता है अकबर का किला। और ये अकबर का किला जो था पूरी तरह इस्लामिक पद्धति पे बना हुआ है, और ये अजमेर में है। अजमेर में अकबर ने एक किला बनवाया है जिसको अकबर का किला बोलते हैं। बाद में 1801 के बाद इसको मैगजीन दुर्ग जाने लगा, तो वर्तमान में इसको मैगजीन दुर्ग कहते हैं। मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, मैगजीन दुर्ग इसको कहा जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं इस मैगजीन दुर्ग की, अकबर के किले की। अकबर इसमें आता है, यानी कि जब दिल्ली आगरा राजधानी हुआ करती थी, आगरा से आता है और अकबर आ जाता है अजमेर में मैगजीन दुर्ग में। और मैगजीन दुर्ग में बैठकर उस हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार करता है, क्योंकि उसको लगा था कि मैं अगर यहीं रहूंगा, वहां से रूपरेखा बनाऊंगा तो उसमें फिर दूर से उसको धरातल पे लाने में दिक्कत आएगी, तो क्यों ना यहीं रहकर युद्ध की रूपरेखा बनाई जाए। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा अकबर बनाता है, और कहाँ बनाता है, मैगजीन दुर्ग में, अकबर के किले में। और युद्ध में जो प्रमुख सेनापति था वो नियुक्त करता है किसको, मान सिंह को।
हालांकि विचार एक सेनापति था आसफ खां, आसफ खां को करने का था। अकबर आसफ खां की कहने लगा, लेकिन बार बार मानसिंह के आग्रह करने पर मानसिंह को सेनापति बनाया गया। ये मानसिंह का पहला अभियान था, पहला स्वतंत्र अभियान था मानसिंह का। मानसिंह पहले भी कई युद्ध लड़ चुका था, लेकिन अपने पिता के साथ जाता था। ये मानसिंह का पहला स्वतंत्र अभियान था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें मानसिंह प्रमुख सेनापति था। हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रमुख सेनापति बनाया गया मानसिंह को, जिसका सहयोगी सेनापति था आसफ खां। आसफ खां उसका सहयोगी सेनापति था। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा कहाँ बनती है विद्यार्थियों बताओ? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में, अकबर के किले में इसकी रूपरेखा बनती है। और उधर महाराणा प्रताप को भी लगने लग गया था कि अब युद्ध ही है, युद्ध होगा और एक भयंकर युद्ध होने वाला है। तो उधर प्रताप भी अपनी रूपरेखा बनाने लग जाता है। प्रताप उधर कुंभलगढ़ में अपनी रूपरेखा बनाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में उधर रूपरेखा तैयार होती है कि कुंभलगढ़ किस तरह से रूपरेखा बनाई जाती है। विद्यार्थियों, किस तरह से युद्ध लड़ा गया, कौन कौन महाराणा प्रताप के पक्ष में थे, कौन कौन अकबर के पक्ष में थे, उन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। तो यहां तक हमने विद्यार्थियों पढ़ा, हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप जगमाल को हटाकर उत्तराधिकारी बने थे। अच्छा, जगमाल जो था वो जब गद्दी से हटाया गया उसको, तो वो भागकर अकबर की शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। और एक युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध, दत्तानी का युद्ध आगे पढ़ेंगे, इसका उल्लेख आएगा दत्तानी के युद्ध का 1583, दत्तानी का युद्ध सिरोही में। तो दत्तानी के युद्ध में वो मारा जाता है, सिरोही के शासक के साथ लड़ते हुए मारा जाता है। दत्तानी के युद्ध में 1583 में जगमाल मारा जाता है। तो बाद में जगमाल यानी कि यहां से जब गया 1572 में तो अकबर से मिल गया और 1583 में दत्तानी के युद्ध में मारा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कुछ सामान्य परिचय था महाराणा प्रताप के बारे में कि किस तरह से रूपरेखा थी, अकबर ने कौन कौन से दूत भेजे, किस तरह से उनको समझाया, लेकिन अकबर ने जितनी भी चालें चली वो सारी की सारी विफल रही। प्रताप हर तरह से संधि करने को मना कर देता है और बाद में फिर फाइनली जो था निष्कर्ष जो निकला वो निकला युद्ध का। अब हम विद्यार्थियों अगली क्लास में हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किस तरह से इतिहास के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्यों वहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्यों आरपीएससी का फेवरेट बन जाता है वो, क्यों। तो वो सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे विद्यार्थियों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं विद्यार्थियों। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आज की क्लास का। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।